हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महेंद्र एसएससी पॉइंट में। और जैसा कि हम लोगों ने 2019 यूपी टेट सॉल्व किया पेपर मैथ सेशन को, अब हम 2018 के मैथ सेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। 2019 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको एक बार जाके देखें, आपको उसका डिस्क्रिप्टिव पता चलेगा। एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश की है। ऐसे हम 2018 का भी पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ऐसे सारे पेपर जो अभी तक हो चुके हैं वो सारे पेपर हम सॉल्व करेंगे। अभी हम पेपर 1 पे चल रहे हैं, उसके बाद पेपर 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इसको लगातार देखिए, जिन्हें ज़रूरत है उन्हें आप शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये हमारा सेट बी से है, यूपी टेट 2018। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है सर? कह रहा है कि एक चित्र बना हुआ है, ध्यान देंगे, एक चित्र बना हुआ है और चित्र पे एक लाइन टच कर रही है, ठीक है। और एक फिगर को ध्यान से देखेंगे, फिगर ऐसे ही बना हुआ है। बहुत अच्छे समझेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। फिगर बनाने से पहले आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ये अगर फिगर ऐसा बना है, चाहे इस साइड का बना हो चाहे उस साइड का बना हो, अगर फिगर ऐसा बना है तो इस कोण का मान, ये थ्योरम है, ये इस कोण का मान इस कोण के बराबर होता है तथा ये कोण का मान इधर कोण के बराबर होता है। मतलब ये वाला कोण इस कोण के और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अगर यही फिगर ऐसे बना होता, ऐसे, जैसा कि उसमें एक पार्ट पे ऐसे भी बना हुआ है, तो इस कोण का मान इसके बराबर और इस कोण का मान इसके बराबर होता है, ठीक है। चलिए तो ध्यान देते हैं, अभी आगे सेशन पे चलते हैं। अब आपके सामने वो फिगर देंगे जो फिगर बना हुआ है। ए बी सी डी पी क्यू। चलिए पहली बात समझेंगे, इसमें एक वर्ड लिखा है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज मतलब जब किसी वृत्त में कोई चतुर्भुज बना हो और उसकी चारों भुजाएं कहीं ना कहीं वृत्त के परिधि को टच कर रही हूं, तो ऐसे जो चतुर्भुज होते हैं वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाते हैं। ये अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो ये ध्यान से देखेंगे, ये जो डी है और जो कोण बी है, इनका योग, या फिर कोण ए और कोण सी, कोण ए और कोण सी का योग 180 होगा। आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। कब? जब चक्रीय चतुर्भुज की बात करें, चक्रीय चतुर्भुज की बात करें, चतुर्भुज, जब चक्रीय चतुर्भुज की बात करें तब, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, हमसे एक चीज इसने कहा, सवाल में हमें उसने कुछ दे रखा है। उसने कहा ये वाला कोण, कोण कितना? CAQ, ये कोण 70 डिग्री है। तो अभी फिगर वाइज समझाया था मैंने कि जो ये कोण होगा ये इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब अभी मैंने आपको प्रमेय के थ्योरम पहले फिगर में समझाया कि जो ये कोण है वो इस कोण के बराबर है। इसका मतलब CAQ जो है वो बराबर होगा कोण D के बराबर 70 डिग्री के। और अभी फिर एक चीज लिखा है मैंने कि चक्रीय चतुर्भुज के हिसाब से कोण D और कोण B का योग किसके बराबर होता है? 180 के। तो D बराबर 70 डिग्री, कोण B बराबर 180। तो कितना हो जाएगा? कोण B बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 180 में से 70 को माइनस कर देंगे और हमें निकल आ जाएगा 110 डिग्री। तो B का मान कितना आ गया? 110 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 या 92 क्या कह रहा है कि यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ध्यान से सवाल को समझिएगा। सवाल लगाने का अपना एक नियम होता है, बेसिक नियम होता है। बट बेसिक नियम में जब हम आप क्रय विक्रय हम पढ़ाएंगे तो उसको भी समझाएंगे, लेकिन अभी हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम कैसे इसको चंद सेकंड में करेंगे। तो ध्यान देंगे, हमसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों की बात की। देखिएगा सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उस सवालों के लिए नियम होते हैं
इसके पहले भी एक सवाल लगाया था, उसमें भी ऐसे कुछ लिखा था मैंने, आप 2019 के पेपर में देखेंगे। कह रहा है कि 8 पेन का क्रय मूल्य दिया है, 8 पेन का क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है, और यहां पर इसने 6 और विक्रय मूल्य कितने दिया है, 6 का। हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो क्रय बराबर कितना आ गया भैया, 6, और विक्रय बराबर कितना आ गया, 8। तो लीजिए क्रय क्रियल हो गया, क्रय क्लियर है 6 और विक्रय कितना है 8। हम इसको नहीं ले सकते सर, ये तो क्वांटिटी थी, क्रॉस गुणा किया तो ये क्वांटिटी पहले बता रही थी, अब क्रॉस गुणा हो गया तो ये इसकी प्राइस बताने लगा। तो ये 6 का खरीद है और 8 की बेच है, तो लाभ हो रहा है ना। तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ 2 रुपए का हो रहा है। और लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, हमेशा क्रय के अकॉर्डिंग से निकाला जाता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 2/6, 2/6 इंटू 100, और हम इसको कट कर देंगे तो ये 100/3 आ जाएगा। और 100/3 का मतलब होता है 1/33 सही 1/3%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है, इसके लिए कोई ट्रिक का इस्तेमाल आप मत करिएगा, क्योंकि बहुत बेसिक का क्वेश्चन है, बहुत आराम से निकल जाएगा, और अदरवाइज आप फंस भी सकते हैं। कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में कौन सी गिनती आएगी। तो गिनतियां तो पता नहीं बहुत सारी आएंगी, लेकिन जो हमें ऑप्शन में दिया है उनमें से कौन आएगी ध्यान देंगे। हम चारों ऑप्शन एक बार आपको लिख दे रहे हैं। एक है 7/10, एक है आपका 19/30, एक है आपका 2/3 और एक है आपका 16/30। ध्यान देंगे, ठीक है। तो 5 और 4 के बीच में हम थोड़ा सा इसको भाग कर देते हैं। देखिए 5 से जब करते हैं, जब किसी चीज को 5 से भाग करना हो तो बहुत आसान होता है कि ऊपर वाली गिनती को 2 से गुणा करो और एक गिनती सरका के दशमलव लगाओ। कैसे, 5 से दोनों में भाग करना है ना, हम दोनों से क्लियर है, 5 से भाग करना है तो हमने ऊपर वाली गिनती को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, और 6 के इधर सरका के क्या लगा दिया, दशमलव, तो ये हो जाएगा 0.6। ऐसे इसको करना है, 4 दूनी 8, और ये क्या हो जाएगा, डेसिमल 0। आप बेसिक समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि वही चीज है, कोई जादू नहीं है, लेकिन बस आपको तरीका बता रहा हूं कि अगर 5 से भाग करना हो तो ऊपर वाले को 2 से गुणा करो, एक अंक बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, तो ये आ गया 6 और ये आ गया। अब हमें 0.6 से 0.8 के बीच की गिनती पता करनी है, जो इसके बीच आने वाला हो, मतलब 0.60 से 0.80 के बीच में, 0.60 से 0.80 के बीच, ऐसे समझिए। तो हमने इसको जब 10 से भाग कर दिया, तो जब कभी भी 10 से भाग करते हैं या 100 से भाग करते हैं तो जितने जीरो होते हैं उतने बाद दशमलव लगा देते हैं। तो यहां 0.7 हो गया, तो ये इसके बीच आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन में सही है, मतलब ये इसको टिक नहीं करना है। ठीक, जो नहीं आना है वो टिक करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर हम 19 से 30 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 से भाग किया जब हमने, तो ये आपका आ गया 633। आप खुद भाग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 30 से भाग करेंगे तो ये आ जाए। अच्छा देखिए, क्या ये इसके बीच में आ रहा है, बिल्कुल आएगा सर। 0.60 से 0.80 के बीच, और 0.63 करके समथिंग आ रहा, तो ये भी आएगा। मतलब ये भी ऑप्शन सही, गलत नहीं है। फिर उसके बाद में इसको भाग करेंगे तो 0.666 ऐसे आने वाले हैं, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। मतलब इसको भी टिक नहीं करना, हमें टिक कौन सा करना है, जो इनके बीच नहीं आने वाला। अब इसको भाग करेंगे तो क्लियर होता जा रहा है कि यही होगा, बट एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.533, तो इसका मतलब ये यही ऑप्शन गलत है। तो हमें टिक कौन से करना है, ऑप्शन नंबर 4 पे करना है, क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा इनके बीच नहीं आता है, तो ये वाला ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है सर, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपया हो। ध्यान समझिएगा, क्या कह रहा है कि 3 पेन, 2 पेंसिल और 3 इरेजर, सॉरी कितने, 4 इरेजर, 4 इरेजर का मूल्य कितना है, 92 रुपीज है। ध्यान समझिएगा। फिर उसने कहा कि 8 पेंसिल और 16 इरेजर का मूल्य 68 रुपए है।
थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसा लिखा है तो शायद हो सकता है, वैसे हम लोग को बताया गया है ऊपर नीचे गुणा करो भाग करो ऐसा बताया जाता है, फिर जोड़ो घटाओ, लेकिन वही करेंगे, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे। ये 8 पेन और इरेजर दिया, इसमें भी पेन इरेजर है, तो इसके पेन इरेजर को देखते हैं और इसके पेन इरेजर को देखते हैं। ये 8 और 16 लिखा है, अगर इस पूरे फैक्टर में यहां पे अगर हम 4 से गुणा करते तो ये 4 दूनी 8 हो जाता और ये 4 चौको 16 हो जाता। मतलब पूरे फैक्टर को क्या कर दें 4 से गुणा, तो 8 पेन और 16 इरेजर यहीं क्लियर हो जाएगा और उनके जगह पे क्या रख देंगे 68 रुपए रख देने वाले हैं हम। तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 4, तो मल्टीप्लाइड बाई तो 4 3 12 पेन प्लस 4 दूनी 8 पेंसिल और ये हो जाएगा 16 इरेजर, और इसमें भी 4 से गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी 8 और 9 चौक 36 हो गया। अच्छा इतने की कीमत ये दे रखी है, देखिए सर कितना 68 रुपए, तो 12 पेन प्लस 68 बराबर 368 के 68 माइनस कर देंगे तो 12 पेन बराबर क्या हो जाएगा 300, और 12 पेन अगर 300 का है तो ऑप्शन में मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 24 पेन की कीमत क्या होगी, तो 24 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी सर जी 600 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 2, आंसर आ गया आपका, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अगर एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है अगर दिया हो, ध्यान से देखिएगा चार चीजें दी हैं। ये सवाल मुझे डाउट लगता है, इस सवाल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी आयोग ने इसमें फर्स्ट ऑप्शन को टिक किया है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। इन्होंने कहा है कि पहली जगह 3 कोण दिए हों तो संभव नहीं है। बात बताइए कि अगर 3 कोण दे दे, और आप समझने की कोशिश करिएगा, एक दे दे हमको 60, एक दे दे 80 और एक दे दे 40, तो हम कोई भी लाइन ड्रॉ करके तो बना सकते हैं ना, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि कोणों का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा हमने बेस भी नहीं दिया है, हमने एक लाइन भी नहीं दी जिसके अकॉर्डिंग आप इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। चलिए अब हम क्यों कह रहे हैं कि ये गलत है, दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लीजिए आप। कह रहा है 2 कोण और 1 भुजा, हमें एक भुजा दिया है, एक भुजा पर इधर एक कोण बनाया, एक भुजा पर इधर कोण मिलाया और दोनों कोण मिला त्रिभुज बन गया, मतलब ये ऑप्शन से इससे बन सकता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 पे आइए। उन्होंने कहा, अब यहां पे मुझे डाउट लग रहा है सर, उन्होंने कहा अगर 3 भुजाएं दी हों, तो एक बात बताइए 3 भुजाएं देने का मतलब ये होता है त्रिभुज में कि उन्होंने कहा, क्योंकि त्रिभुज के नियम ये कहते हैं, इसके पहले वाले पेपर में मैंने पढ़ाया था ट्रिपलेट पे, इस जो 2019 का, कि त्रिभुज बनने का नियम होता है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो क्या आप इस नियम पर हमें भुजाएं देंगे? क्या आप मुझे, हो सकता है तीनों भुजाएं छोटी छोटी हो, एक 2 हो, एक 3 हो, एक 1 हो, तो 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अच्छा अभी एक 5 दे दे और एक 1 दे दे, तो क्या ये बनेगा? नहीं, 2 भुजाओं का एक त्रिभुज, तो ऐसा नहीं कह सकते आप कि ये बनेगा। लेकिन उन्होंने अपना क्या ओपिनियन दिखाया, क्योंकि मुझे यहां से भी गलत लग रहा है, लेकिन उन्होंने सोचा क्या है ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं। उन्होंने ये सोचा कि लेकिन हम भुजा जो देंगे, हम उस प्रमेय के हिसाब से देंगे। तो कोण अगर तीनों कोण दिए हैं तो क्या हम अपने मन से एक भुजा मान करके वो कोण नहीं बना सकते? तो इसलिए उन्होंने इस ऑप्शन को गलत चुना है, इस ऑप्शन को सही चुना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों जो ऑप्शंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। चौथा ऑप्शन भी एक बार जान लेते हैं। कह रहा है 2 भुजा और उनके मध्य कोण, तो 2 भुजाएं दे दे और उसके बीच का कोण, हमने एक भुजा बनाया, उस एक कोण ड्रा किया और दूसरी भुजा जितनी दी थी उतनी लंबी नाप ली। अब जहां बचा उसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जब हम अपने मन से बहुत कुछ जोड़ सकते हैं तो अपने मन से इसमें भुजा भी तो मान सकते हैं, है कि नहीं है? तो इसलिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, बाकी इन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को सही किया। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि किसी आयताकार भुजखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा?
समझ रहे हैं? अच्छा ध्यान से देखेंगे, हमने ये लिखा चतुर्भुज बनाया, ठीक है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, इसमें 50% बढ़ा, इसमें 20% बढ़ा। तो एक फार्मूला आपको किताबों में मिलेगा सर, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100, अगर वृद्धि पता करनी हो तो, ठीक है। तो अगर हम इस पे रखते हैं, अच्छा x y दो फैक्टर पे निकाल सकते हैं, अगर दो वृद्धि की बात करेगा तो चीजों को प्लस में लेके चलेंगे, और कमी की बात करेगा तो दोनों, किसी जो भी कमी की बात करेगा उसको माइनस में लेके चलेंगे। दोनों कमी की बात कर रहा है तो दोनों को क्या ले चल के चलेंगे, माइनस में लेके चलेंगे, ठीक है। तो दोनों प्लस में, तो इसके जगह हमने रखा 50, इसके जगह मैंने रखा 20 प्लस 50 गुणे 20/100, सब कैलकुलेट करेंगे तो 70 प्लस 5 दूनी 10 बराबर 80। कितनी की वृद्धि हुई सर जी? 80% की वृद्धि हो गई। तो 80% को अगर हम फ्रैक्शन में गुना के चक्कर में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? 20% को बटे 100 कर दिया, बटे 100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4/5 आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका 4/5, ऑप्शन नंबर है। बट मान लीजिए हमें फार्मूला याद नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हमने 2019 के पेपर में एक क्वेश्चन हूबहू ऐसे सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। मैंने कहा था कि क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल हमने कहा ये क्षेत्रफल 100% में तो बताना है, तो ये अपने आप में कितना रहा होगा? 100% रहा होगा, 100%। अच्छा, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई में रहा होगा। हमें 100 दिया है तो वृद्धि और कमी किसमें हो रही है? लंबाई और चौड़ाई में। ध्यान से बात समझिएगा कि हमें वृद्धि हो रही है या कमी दी हुई है। हमने बताया था कि प्रतिशत में अगर वृद्धि की बात करें तो 100 में प्लस में चलेंगे, और कमी की बात करें तो 100 में माइनस में चलेंगे। तो हमें 50% की वृद्धि कहा तो हम लंबाई को क्या कर लेंगे? 100 में 150% बढ़ा, पहले लंबाई बढ़ी, फिर क्या बढ़ा? चौड़ाई बढ़ी 100। अगर ये कमी कहता तो 100 में माइनस कर लेते। देखिए दूसरा तरीका है, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे 100 150 गुणे 120, और ये हम बटे 100 कर लेंगे, ये बटे 100, 0 0 0 0 0 0 0 0, सारे 0 कट गए। 15 और 80 का गुणा कर लिया, कितना? 15 12 का गुणा कितना कर लिया? 180। तो पहले कितना था भैया? 100, अब हो कितना गया? 180। वृद्धि कितने की हुई? 80। तो 80 100 के अकॉर्डिंग कितना गुना है वही तो निकालना है। तो बस आपको अगर बेसिक मेथड फार्मूला नहीं याद है तो अपने बेसिक मेथड के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट के पैमाने पर कितना होगा? देखिए वैसे तो आपको समझना चाहिए कि इसका एक सिंपल सा फार्मूला है और कोई तरीका नहीं। बाकी आपको इसका फार्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ध्यान समझिए, ये सिंपल फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने का अपना फार्मूला है, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में और सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने, सेंटीग्रेड दिया हो तो सेंटीग्रेड की वैल्यू रख देंगे, फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। फ़ारेनहाइट दिया हो तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख देंगे, सेंटीग्रेड निकल जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि 37 डिग्री को किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट में। रख देंगे सर 37/5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32/9, क्रॉस गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये 9 सते 63 के 3 हासिल आया 6 और 9 त्रिक 27 और 6 33/5 बराबर F-32 इधर ले आएंगे तो 1333/5 इधर प्लस 32 हो जाएगा बराबर F। तो अब इसमें इसको जोड़ देंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा? देखिए जोड़ने का तरीका, 5 से इसको क्रॉस गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, क्योंकि हमें हर वो लेना पड़ेगा। जब प्लस में ऐसे लिखा हो तो 5 से इसको गुणा करिए, फिर इसमें जोड़कर फिर टोटल बटे 5 लिख देंगे। तो इससे गुणा करके फिर इसमें जोड़ेंगे, तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। 33 प्लस 160/5 हमने लिख दिया, जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 493/5। अब आप कर लीजिए, भाग कर लेंगे तो कितना जाएगा? 5 से 5 9 45 और यहां बचा 4, 5 8 40, बचा 3, डेसिमल लग गया, 5 6 को 30, तो 98.6 फ़ारेनहाइट में आ गया सर, ठीक है। तो बस यही एक तरीका है इसके लिए, फार्मूला याद रहे तो फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में आप
चेंज कर ले जाएंगे। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं सर। 98 जो लिखा हुआ है ध्यान देंगे, 898। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 का स्क्वायर बराबर 285। तो उसने पूछने की जो जद्दोजहद की है कि 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 0.99 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। बहुत आसान है सर, ऐसे सवाल दिए हो तो समझिएगा कुछ ना कुछ है, बहुत सिंपल सा है सर। ये देखिए, अगर हम इसमें से 1.11 कॉमन कर लें का पावर स्क्वायर ऐसे कॉमन कर लें सर, तो यहां पे क्या बच जाएगा? 1 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये अपने आप 2 लेके चल रहा है, तो यहां पे भी 1 2 बार रहा होगा। ऐसे जब 1.11 बचा तो यहां पे केवल 2 का स्क्वायर बच गया सर। 1.1 कॉमन कर लेंगे तो आप जानिए कि यहां से पूरा निकल गया ये, तो यहां 1 स्क्वायर बचा, यहां 2 को छोड़ दे रहा है। बाद में ये देखिए अंदर स्क्वायर को इस समय ड्रॉप कर दीजिए, एकदम छोड़िए। ये बचा तो कितना निकल आया? तो यहां पे 1 बचा। ये निकला होगा तो यहां कितना बचा? 2, क्योंकि बाद में इसको गुणा करेंगे तो वही सेम आ जाएगा। ऐसे डॉट 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 यहां तक निकाले होंगे तो यहां कितना बचा होगा? 9 का स्क्वायर हो गया। समझ में आई बात? कॉमन कर लिया इतना। अभी स्क्वायर सब में था, स्क्वायर को इसे मेंटेन रखते हैं भाई, खाली बीच की गिनती को देखते हैं। अगर हम इससे 0.11 कॉमन करेंगे तो यहां कितना बचेगा? 1, और 0.11 यहां से कॉमन करेगा 2। अभी 0.11 को 2 इससे गुणा कर दो तो वही 0.22 फिर आ जाएगा, तो इसे कॉमन कर लिया। और इसकी वैल्यू सर हमको यहां दे रखी है 285। समझ में आई? और ये कितना लिखा हुआ है सर? इसको ध्यान देंगे, ये लिखा 0.11 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये क्या कर लेंगे? अब हम इसको गुणा कर लेंगे तो 0.11 का स्क्वायर, तो 0.11 मल्टीप्लाइड बाय 0.11 मल्टीप्लाइड बाय 289। वैसे ये 11 का स्क्वायर भी लिखा है, बट डेसिमल लगाना है, लेकिन ओपन करके लिखना जरूरी था, क्योंकि 11 का स्क्वायर 1 to 1 हो गया, लेकिन डेसिमल कितने अंक के बाद लगेगा? 1 2 3 4 अंक के बाद, तो 0 ये आ गया। ठीक, और मल्टीप्लाइड बाय 285 आ गया। और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा 3.4485 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं सर, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कितना आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में उसी ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी। देखिए ये सवाल जो दिया है ये 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा, और ऐसे ही साधारण ब्याज में भी जैसा कि पूछा गया है। तो साधारण ब्याज का यहां आया है, मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज या पढ़ाऊंगा या बीच में इसी पेपर्स में किसी बीच में आएंगे, जब पेपर 1 या 2 में, तो मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा, तो आपके चैप्टर्स भी क्लियर होते चलेंगे। देखिए अगर ऐसा सवाल आए कि साधारण ब्याज का सवाल है कि ब्याज दर पे इतने वर्ष में इतना गुना, तो इतने वर्ष में कितना गुना, तो यहां वर्ष और गुना दिया हुआ है। क्या दिया है? वर्ष और गुना। तो ध्यान देंगे यहां दिया है गुना और क्या दिया है? वर्ष। ध्यान देंगे ये दोनों चीजें दी हुई हैं। इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, ध्यान देंगे, हम गुने को यन से और वर्ष को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। गुने को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यन से, और वर्ष को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। तो n-1 बटे टी बराबर n-1 बटे टी। ध्यान से समझेंगे, 2 बार के लिए पूछा गया। कह रहा है कितने वर्ष में सर जी? 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में कितना गुना? 3 गुना। सिंपल था। 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। यह देखिए 1/10 बचा और यहां 2/t बचा। t इसको क्रॉस गुणा करेंगे t बन जाए, और ये देखिए t बराबर कितना आ जाएगा? 20। तो इसका मतलब 10 वर्ष में कितना हो जाता है? अगर 2 गुना होगा तो 20 वर्ष में वो धन कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो ये फार्मूला ध्यान रखेंगे। ये साधारण ब्याज के लिए कोई भी ऐसा सवाल आएगा कितने साल में इतना गुना हो जाता है, तो कितने साल में इतना, तो बस चाहे गुना पूछा जाए, चाहे जिसे इसमें दोनों में गुना दिया है टी पूछा है, ऐसे हो सकता है दोनों टी दे दे, कोई एक गुना पूछ ले, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ऐसे रख देंगे आप और एक या नार ऑटोमेटिक निकल आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 100 या सॉरी 10।
क्वेश्चन नंबर 10 या आप 100 पे चलिए। ठीक है, कह रहा है कि 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क है। देखिए ध्यान समझिएगा, ये 80 मीटर व्यास है। व्यास का मतलब क्या होता है? ये बीचों बीच जो सेंटर से होकर गुजरती है, सबसे बड़ी, यहां पर ये सबसे बड़ी लाइन होती है इस वृत्त के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कह रहा है, इसके अंदर सबसे बड़े क्षेत्रफल का क्या बनाया गया है? खेल का मैदान। हम देखते कितना बड़ा सा बड़ा बनता है। ये मान लिया सबसे बड़ा बना, तो अगर ये सबसे बड़ा बना होगा तो ये जो क्रॉस वाला है वो इससे गुजरा होगा, है ना? तो ये इसका क्या हो गया? इसकी क्या हो गई? व्यास हो गई। और ये इस वर्ग का क्या बन गया? विकर्ण बन गया। ध्यान से समझेंगे, ये इस वर्ग का क्या बन गया? विकर्ण। तो विकर्ण बराबर, अच्छा वर्गाकार बनाना है। देखिए एक सबसे बड़ी चीज है कि वर्गाकार बनाया गया, मतलब अगर ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये विकर्ण कितना होगा? एक वर्ग का विकर्ण जो होता है, ध्यान समझिएगा, वर्ग का विकर्ण कितना होता है भैया? a√2। वर्ग का विकर्ण कितना होता है? a√2। अच्छा, जो हम बड़े से बड़ा मैदान बना रहे हैं उसका जो तिरछा मिलाएंगे तो वो वही व्यास ही तो है, और व्यास हमें दिया कितना है? 80 मीटर दिया है। तो हमारा जो विकर्ण है, जो हमारा विकर्ण है वही क्या है? विकर्ण बराबर व्यास है। ध्यान समझिएगा, विकर्ण और व्यास बराबर है। और विकर्ण कितना दिया है? a√2 बराबर कितना दे रखा है? 80। a√2 बराबर कितना दे रखा है? 80। और हमसे क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल। हमसे क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल का वैसे विकर्ण के हिसाब से फार्मूला होता है कि विकर्ण स्क्वायर बटे 2। क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण स्क्वायर बटे 2। बाकी आप यहां से a निकालकर उसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो मैं एक फार्मूला यहां लिख दिया, फिर भी मैं इसको एक किनारे लिख देता हूं। आप क्या याद रखेंगे कि वर्ग के लिए, ये वर्ग के सेंटेंस में कहा गया कि क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? विकर्ण के घाते 2 बटे 2। ठीक है, लेकिन हम यहां और लगाते हैं। a बराबर कितना आ जाएगा भैया? 80 बटे √2। 80 बटे क्या आ गया? √2। अच्छा, a का मान आ गया, मतलब एक भुजा हमें क्लियर हो गई। तो मतलब इस वर्ग की भुजा हमें क्लियर हो गई। अब सवाल में हमसे पूछा गया है कि उस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इस जो दिया है इसी का स्क्वायर कर लेंगे, तो 80 ऊपर 80 का स्क्वायर और नीचे √2 का स्क्वायर। समझ में आई बात? भुजा का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 80 बटे √2 का स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600, सॉरी 6400। कितना हो जाएगा? 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400। और अंडर√2 का स्क्वायर, रूट, हमेशा एक बात और ध्यान देंगे, अगर कहीं पे √a का स्क्वायर पूछा जाए तो क्या हो जाता है? a हो जाता है। तो नीचे √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। तो कितना हो जाएगा? 3200 मीटर स्क्वायर। ध्यान देंगे, तो इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3200 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, किसका? वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हो गया। वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।